मेरे जितने भी चैनल थे सारे डिमोनेटाइज हैं और इसी वजह से लाइव स्ट्रीम भी नहीं कर रहा, वो भी डिमोनेटाइज है, वो मोनेटाइज नहीं हुआ। तो अब ऐसे ही एपिसोड इसी पे डालूंगा, रेगुलर एपिसोड या फिर अल्टरनेट एपिसोड्स मैं प्रोवाइड करता रहूँगा। एक ना एक एपिसोड डेली दूंगा, बाकी के सीरीज़ के एपिसोड दूंगा। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वहाँ पर भी एपिसोड्स कभी दे दूँगा करूँगा। चश्मा पहने हुए व्यक्ति का नाम आर्य है, जो कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एडमिनिस्ट्रेशन का डायरेक्टर है। विभाग के प्रमुख के रूप में वह एक अनुभवी ऑफिसर है और वासु को अच्छी तरह जानता है। ये जानते हुए कि सामने वाला बेहद लालची था और अतीत में बिल्कुल साफ नहीं रहा, उसे जरूर रंगे हाथों पकड़ा गया होगा। इसी वजह से वह घबराकर भागा। लेकिन आर्य को भरोसा था कि उसने कोई गलत काम नहीं किया है और वह ऐसे मामलों में दोषी नहीं है, इसलिए वह आत्मविश्वास से भरा हुआ था। आर्य, है न? मैं तुम्हें भी जानता हूँ। आरव ने उसकी ओर देखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, क्या तुम्हें लगता है कि सिर्फ इसलिए कि तुम्हारा ज़मीर साफ है, तुम पूरी तरह सुरक्षित हो? आर्य सीना तानकर खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर घमंडी मुस्कान थी। बिल्कुल, तुम्हारी ये सारी चीज़ें मुझ पर बेअसर हैं। आरव के चेहरे पर उपहास की झलक आई। यह सही है, तुम्हारा पिछला हिस्सा तो काफी साफ है, लेकिन सामने का क्या? आर्य को कुछ गड़बड़ महसूस हुई और उसने पूछा, तुम्हारा क्या मतलब है? तुम खुद ही देख लोगे। ये कहकर आरव ने उंगलियां चटकाईं और हॉल के सामने लगी बड़ी स्क्रीन तुरंत जल उठी। किसी को समझ नहीं आया कि वह क्या कर रहा है, और सभी अनायास ही बड़ी स्क्रीन की ओर देखने लगे। स्क्रीन कुछ पल के लिए चमकी, फिर एक दृश्य दिखाई दिया। अंदरूनी सजावट देखकर वह किसी लग्जरी होटल जैसा लग रहा था। फिर अचानक दृश्य बदला और स्क्रीन पर चश्मा पहने एक चेहरा दिखाई दिया। वह व्यक्ति भद्दी मुस्कान के साथ अपने कपड़े फाड़ता है और बहुत जल्दी खुद को पूरी तरह नंगा कर लेता है। मेरी छोटी जान, मैं आ गया। ये कहते हुए वह नग्न अवस्था में सामने पड़े बड़े बेड पर झपट पड़ा, और वहीं वीडियो अचानक समाप्त हो गया। यहीं तक रहने दो, वरना मेरी आंखें खराब हो जाएंगी। आरव सामने वाले की इज्जत बचाने के लिए नहीं रुका था, बल्कि इसलिए कि वहां उसकी महिला और उसकी अविवाहित बहन अनामिका मौजूद थी और उन्हें ज्यादा गंदगी दिखाना उचित नहीं था। इस समय आर्य पूरी तरह हक्का बक्का रह गया, ठीक वैसे ही जैसे थोड़ी देर पहले वासु हुआ था। उसके माथे पर ठंडा पसीना छलक रहा था और चेहरा पीला पड़ गया था। वह पैसों का लालची नहीं था, लेकिन बेहद कामुक था। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि सामने वाला इस तरह के सबूत हासिल कर लेगा और उन्हें सबके सामने चला देगा। आखिर यह व्यक्ति है कौन? इसके पास इतने डरावने तरीके कैसे हो सकते हैं? अब उसका सारा घमंड और अकड़ गायब हो चुकी थी। उसके पैर बेकाबू कांप रहे थे, जैसे खड़े रहने की ताकत भी नहीं बची हो। आरव ने उसकी ओर नजर डाली। क्या हुआ, अभी भी नहीं जा रहे? और कुछ क्लिप्स देखनी है? मैं जा रहा हूँ, अभी जा रहा हूँ, मैं जाकर खुद कबूल करूँगा। कांपती आवाज में ये कहते हुए आर्य पलटा और भाग गया। वासु के पिछले अनुभव से सबक लेते हुए उसके लोग पहले से तैयार थे। उनका नेता भी तुरंत पीछे पीछे चला गया। वहां मौजूद सभी लोग स्तब्ध रह गए। ये लोग बड़े जोर शोर से आए थे, लेकिन एक ही टकराव में उनमें से 2/3 भाग खड़े हुए। एक्स्ट्रॉर्डिनरी इन्वेस्टमेंट कंपनी के कर्मचारी उस युवा को उत्साह और प्रशंसा से देखने लगे। यह एहसास वाकई कमाल का था। जबरन बंदी के बाद जमा हुआ सारा गुस्सा और कुंठा पल भर में गायब हो गया। विशाल लॉबी के भीतर अब केवल 6 डोज के 6 ऑफिसर ही बचे थे। उनका नेता 30-32 साल का एक युवक था। उसने हल्का सा सिर हिलाया, जिससे साफ झलक रहा था कि वह उन दोनों लोगों को कितना तुच्छ समझता है। वह आरव के सामने आया और बोला, मैं मानता हूं कि तुम्हारे पास कुछ चालें हैं, लेकिन वह इसलिए क्योंकि उन दोनों के अपने अपने गुनाह थे। ये सब मुझ पर काम नहीं करेगा। तुमने फायरप्रूफ सील फाड़ दिया है, मैं तुम्हें अभी गिरफ्तार करूंगा। आरव ने उसे देखा। तुम्हें यहाँ क्या चल रहा है, इसका कुछ अंदाजा होना चाहिए। अंदाजा है, और मैं तुम्हारी काबिलियत की कद्र भी करता हूँ और एक्स्ट्रॉर्डिनरी इन्वेस्टमेंट कंपनी के लिए कुछ सहानुभूति भी रखता हूँ, लेकिन 6 डोज का सदस्य होने के नाते मुझे आदेशों का पालन करना ही होगा। यह सही है, मैं भी तुम्हारी बहुत कद्र करता हूँ। आरव को उस युवक पर सच में सम्मान महसूस हुआ। 6 डोज के सदस्य को ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन कोई बात नहीं, तुम्हारा मिशन कोई और रद्द कर देगा। युवक एक पल के लिए चौंक गया। वह कुछ कह पाता,
उससे पहले ही बाहर से तेज ब्रेक की आवाज के साथ एक मिडिल एज आदमी अंदर दौड़ता हुआ आया। उसने 6 डोज की वर्दी पहन रखी थी, माथे पर पसीना था और वह तेज तेज सांस ले रहा था। साफ था कि वह बहुत तेज दौड़कर आया है। युवक ने मुड़कर देखा और तुरंत हैरान रह गया। वह सारांश था, 6 डोज का ग्रैंड कमांडर। पूरे प्रांतीय राजधानी में 6 डोज का मुखिया होने के नाते वह बेहद ऊंचे पद और बड़ी ताकत वाला व्यक्ति था और आमतौर पर बहुत शांत और संयमित रहता था। उसे कभी इस तरह घबराया हुआ किसने देखा था? आरव की बात याद आते ही उसके दिल में जबरदस्त झटका लगा। क्या सच में ग्रैंड कमांडर इसी युवक के लिए आया है? सारांश भी नहीं चाहता था कि हालात ऐसे बने, लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं था। उसे अभी अभी ऊपर से फोन आया था, जिसमें उसने इस युवक की पहचान जानी और यह भी समझ लिया कि उसके अधीनस्थ क्या कर रहे थे। हेवनली पैलेस मास्टर का इकलौता बेटा, सत्येंद्र पवेलियन का चौथा एल्डर, राजधानी की कई बड़ी फैमिलीज का पर्दे के पीछे का नियंत्रक और एक्स्ट्रॉर्डिनरी इन्वेस्टमेंट कंपनी का मुखिया। इनमें से किसी भी पहचान के साथ बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है, और ऊपर से इस मामले में वह खुद गलत पक्ष में था। इसीलिए वह इतनी जल्दी और घबराहट में आया था। अंदर आते ही उसने सम्मान से हाथ जोड़कर आरव से कहा, यंग मास्टर आरव, मुझे खेद है, ये हमारी गलती थी, हम इन्हें अभी वापस ले जा रहे हैं। ये कहकर उसने पीछे खड़े लोगों की ओर हाथ हिलाया। मिशन पूरा हुआ, वापस चलो। युवक ने आरव को गहरी नज़र से देखा, लेकिन बिना किसी हिचकिचाहट के अपने लोगों को लेकर वहां से चला गया। सारांश ने फिर से आरव को सिर हिलाकर प्रणाम किया और वह भी निकल गया। वह जानता था कि ये दिग्गजों की टक्कर है और उसे इसमें नहीं पड़ना चाहिए। पल भर में हॉल में सिर्फ आरव का समूह रह गया। जो लोग इतनी आक्रामक मुद्रा में आए थे, वे सब गायब हो चुके थे। जैसा कि कहा जाता है, आए भी जल्दबाजी में और गए भी उतनी ही जल्दी। सब कुछ इतनी तेजी से खत्म हुआ कि बहुत से लोगों को प्रतिक्रिया देने का मौका भी नहीं मिला। बाहर कुछ गोरे बालों वाले युवक इंतजार कर रहे थे। वे अपने मालिक को अच्छी खबर देने की सोच रहे थे, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि जो लोग पहले आए थे, वे इतनी जल्दी लौट जाएंगे और आरव इन्वेस्टमेंट कंपनी को जरा भी नुकसान नहीं पहुंचेगा। वे पूरी तरह स्तब्ध रह गए। ये हालात उनकी उम्मीद से बिल्कुल उलट थे और पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। ये सोचकर उन्होंने फिर से अपने फ़ोन निकाले और नंबर डायल किया। लॉबी के भीतर होश में आते ही कर्मचारियों ने खुशी से जयकार की और आरव को गहरी श्रद्धा से देखने लगे। 3 ताकतों को सिर्फ कुछ शब्दों में भगा देना, ये किसी आम इंसान के बस की बात नहीं थी। अनामिका भी बेहद खुश थी। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि जिस समस्या को वह हल नहीं कर पाए, उसका भाई इतनी आसानी से समाधान कर देगा। भैया, आप तो कमाल हो, ये तो कुछ भी नहीं है। आरव हल्के से मुस्कुराया, अभी ज्यादा खुश मत हो, मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। अनामिका एक पल के लिए चौंक गई। वह इन सब बातों से ज्यादा परिचित नहीं थी और समझ नहीं पा रही थी कि आगे क्या हो सकता है। भैया, आपका क्या मतलब है? सब तो चले गए ना? वे चले गए हैं, लेकिन असली आदमी अभी आया नहीं है। आरव अच्छी तरह जानता था कि इस पूरे मामले के पीछे यादव फैमिली का हाथ है। अब जब उनके मातहत भगा दिए गए हैं, तो उसे अंदाजा था कि यादव फैमिली के लोग जल्द ही पहुंचेंगे। वाकई, जैसे ही उसने यह बात पूरी की, बाहर से फिर एक तेज इंजन की गड़गड़ाहट सुनाई दी। दर्जन भर लग्जरी कारें गेट के सामने आकर रुकीं, जिनमें सबसे आगे एक लंबी रोल्स रॉयस थी। कार से 40-50 साल का एक अधेड़ आदमी उतरा। वह कोई और नहीं बल्कि यादव फैमिली का मुखिया ली रूई था। उसके पीछे 2 बुजुर्ग और दर्जनों काले सूट पहने बॉडीगार्ड थे, जिनमें से हर एक का अंदाज बेहद खतरनाक और आक्रामक था। यादव फैमिली नॉर्दर्न हुबे की सबसे शक्तिशाली फैमिली है, और परिवार के मुखिया ली रूई तो मानो स्थानीय सम्राट की तरह हैं। कार से उतरते ही वो बड़े बड़े कदमों से लॉबी में दाखिल हुआ। उसके शरीर से एक दबदबे भरी आभा निकल रही थी, जैसे कोई सम्राट अपने इलाके का निरीक्षण कर रहा हो। लॉबी में प्रवेश करते ही उसने हाथ झटका और पीछे खड़े बॉडीगार्ड ने उसका ट्रेंच कोट उतार लिया। फिर उसने 2 उंगलियां उठाईं और तुरंत किसी ने उसे एक सिगार थमा दिया। उसने सिगार जलाया, एक कश लिया और भीड़ पर नजर डाली। मैंने सुना है कि नदी पार से एक ड्रैगन आया है, आरव ने शांति से कहा। हाँ, यह सही है। युवक, तुम अभी बहुत कच्चे हो।
क्या तुमने ये कहावत नहीं सुनी, चाहे ड्रैगन कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, वह स्थानीय सांप को दबा नहीं सकता। ली रुई की नज़र आरव पर टिक गई। उसका लहजा बिल्कुल ऐसा था जैसे कोई बुजुर्ग किसी जूनियर को समझा रहा हो। मैं तुम्हें बता दूं, नॉर्दर्न हुबे में हर फैसला यादव फैमिली लेती है। तुम्हारा कारोबार चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, तुम्हारा उद्योग कितना भी विशाल क्यों ना हो, अगर मैं कह दूं कि बंद करो तो तुम्हें तुरंत बंद करना पड़ेगा। आरव अब भी शांत था। सच में? लेकिन मैंने तो दरवाज़ा पहले ही खोल दिया है। छोटे लड़के, मैं मानता हूं कि तुम्हारे पास कुछ हुनर हैं जिनकी वजह से मैंने तुम्हें अलग नज़र से देखा है, लेकिन बस इतना ही। अगर तुम सोचते हो कि इससे तुम्हें मुझसे सौदेबाजी करने की ताकत मिल गई है, तो तुम ज़्यादा सोच रहे हो। मैं बिना मौका दिए किसी को ख़त्म नहीं करता। ऐसा करते हैं, मैं तुम्हें एक अवसर देता हूँ। यहाँ की सारी प्रॉपर्टी मुझे 100 मिलियन में बेच दो। हा हा हा, आरव जोर से हंस पड़ा। सामने वाले को ऐसे देख रहा था जैसे वह कोई बेवकूफ़ हो। ली रुई झुंझला गया। तुम हंस किस बात पर रहे हो? मैं पेट्रियार्क ली की व्यावसायिक समझ पर हंस रहा हूँ। ठीक है, तो फिर मैं भी तुम्हारे साथ एक सौदा करता हूँ। ये कहते हुए आरव ने कलाई झटकी और उसकी हथेली में एक 1 रुपए का सिक्का दिखाई दिया। इससे मैं पूरी यादव फैमिली की सारी संपत्ति खरीद रहा हूँ। ये तुम्हारा आखिरी मौका है। ली रुई का चेहरा बदल गया। लड़के, ज्यादा मत उछलो। मैं बता देता हूँ, अगर तुम मुझे बेचोगे तो तुम्हें एक और 100 मिलियन मिलेंगे। अगर नहीं बेचा तो आखिर में तुम्हारे हाथ कुछ भी नहीं लगेगा। आरव हल्के से मुस्कुराया। तो मैं भी साफ कह देता हूँ, ये तुम्हारा आखिरी मौका है। अगर तुमने इसे ठीक से नहीं संभाला तो न सिर्फ तुम अपनी जान गंवाओगे, बल्कि नॉर्दर्न हुबे में यादव फैमिली का नामो निशान भी मिट जाएगा। हा हा हा, घमंडी, सच में बहुत घमंडी। ली रुई ने मुंह में सिगार दबाए ताली बजाए। जब ऐसा ही है तो मैं तुम्हें यादव फैमिली की ताकत दिखाता हूँ। याद रखो, अब से यहाँ चाहे जो हो, कोई भी नहीं आएगा। तुम चाहे जितना भी बुलाओ, मदद के लिए कोई नहीं आएगा। आरव ने बेफिक्री से कहा, अच्छा है, मुझे भी दखल पसंद नहीं। वह जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठा रहा था। अब जबकि उसके पास पूर्ण शक्ति थी, इन घमंडी परिवारों से खेलना काफी मजेदार था। ऊपर से उसका असेंशन ज्यादा दूर नहीं था, तो नश्वर वर्ल्ड में शक्ति दिखाने का मजा लेना भी बुरा नहीं था। वाकई, ताबूत देखने से पहले आंसू नहीं निकलते। ली रुई को जरा भी अंदाजा नहीं था कि वह किस स्तर के अस्तित्व का सामना कर रहा है। वह कल रात से हेमंत से संपर्क नहीं कर पाया था, इसलिए सामने वाले की पृष्ठभूमि के बारे में पूरी तरह अंधेरे में था। लेकिन उसने इसे ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया। आखिरकार नॉर्दर्न हुबे में यादव फैमिली की ताकत बहुत बड़ी थी, उसे किसी बाहरी युवक से डरने की क्या जरूरत। उसने पीछे हाथ हिलाया और कहा, इसे 20 थप्पड़ मारो और सबक सिखाओ। उसके बोलते ही 2 लंबे चौड़े बॉडीगार्ड क्रूर मुस्कान के साथ आगे बढ़े और सीधे आरव की ओर चले। वे अक्सर ऐसा करते थे। उनके हिसाब से यादव फैमिली के खिलाफ जाना मतलब मौत को बुलावा देना था। सामने खड़ा ये युवक तो बस कसाई खाने की बकरे जैसा था, जैसे चाहें वैसे काट दें। आरव हल्के से मुस्कुराया, जब पेट्रियार्क ली ने कह ही दिया है तो वैसा ही करते हैं। इसे 20 थप्पड़ मारो और सबक सिखाओ। ठीक है बड़े भाई, ये काम मैं करता हूँ। राकेश तुरंत आगे बढ़ा। डर था कि कहीं जॉकी यह मौका न छीन ले। वह सीधे दोनों बॉडीगार्ड्स की ओर चला गया। छोटे लड़के, काफी हिम्मत है तुम में, चलो तुम्हें सबक सिखाते हैं। दोनों बॉडीगार्ड ठहाका मारकर हंसे। उनकी नज़र में राकेश अपने दुबले पले शरीर के साथ उनके सामने टिक ही नहीं सकता था। लेकिन हंसी पूरी होने से पहले ही उन्हें अपनी छाती पर एक भयानक शक्ति का एहसास हुआ, जैसे किसी तेज रफ्तार ट्रेन ने टक्कर मार दी हो। दोनों हवा में उड़ते हुए पीछे जा गिरे और जोर से लॉबी की दीवार से टकराए। टक्कर इतनी भयानक थी कि उन्हें लगा जैसे शरीर की सारी हड्डियां चूर चूर हो गई हों। वे जमीन पर ढेर हो गए, मुंह से खून उगलते हुए, और दोबारा उठ नहीं पाए। ये दृश्य देखकर ली रुई का उठाया हुआ सिगार हवा में ही थम गया। तो ये प्रशिक्षित योद्धा है, तभी इतना घमंडी है। उसने अपने पास खड़े 2 बुजुर्गों की ओर मुड़कर कहा, एल्डर्स, लगता है आपको ही हाथ बटाना पड़ेगा। चिंता मत करो, ये तो बस एक छोटा सा बच्चा है।
वे दोनों बुजुर्ग यादव फैमिली द्वारा भारी कीमत देकर बुलाए गए सम्मानित एल्डर्स थे और उनकी कल्टिवेशन पहले ही हेवनली रैंक तक पहुंच चुकी थी। इसीलिए उन्होंने राकेश को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। उन्हें लगा कि उनकी कल्टिवेशन ही उसे कुचलने के लिए काफ़ी है। छोटे बदमाश, घुटनों पर बैठकर सरेंडर कर दो, तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। दोनों घमंड से राकेश की ओर बढ़े, लेकिन उनका हश्र भी पहले वाले बॉडीगार्ड्स जैसा ही हुआ। बोल पूरा होने से पहले ही वे भी उड़कर दूर जा गिरे। असल में ट्रिब्यूलेशन ट्रांसेंडिंग स्टेज के शिखर पर खड़े व्यक्ति के सामने चाहे 2 बॉडीगार्ड हों या हेवनली रैंक के योद्धा, कोई फर्क नहीं होता। जैसे आम लोगों की नज़र में 2 चींटियां ताकतवर हों या कमज़ोर, एक उंगली से दोनों को कुचला जा सकता है। राकेश ने लापरवाही से हाथ हिलाया और दोनों बुजुर्ग उड़कर दूर जा गिरे। ली रूई पूरी तरह सन्न रह गया। सिगार पकड़े उसका हाथ हल्का हल्का कांपने लगा। बिल्कुल भी बढ़ा चढ़ाकर नहीं कहा जा सकता, ये दोनों बुजुर्ग यादव फैमिली के स्तंभ थे, सबसे शक्तिशाली सदस्य। अब वे सामने वाले की एक ही चाल नहीं झेल पाए। इसी पल उसे एहसास हो गया कि उसका विरोधी कितना भयावह है। राकेश को पास आता देखकर उसने जल्दी से चिल्लाया, सब मिलकर हमला करो, इसे रोको। उसका इरादा था कि सारे बॉडीगार्ड मिलकर झपटें और संख्या के बल पर जीत लें। लेकिन पीछे खड़े लोगों के अपने ही विचार थे। पहले आम लोगों को डराना आसान था, लेकिन सामने खड़ा यह व्यक्ति बेहद खतरनाक था। जब 2 एल्डर्स भी टिक नहीं पाए, तो आगे बढ़ना सीधे मौत को न्योता देना था। वे बॉडीगार्ड थे, पैसे कमाने के लिए, जान गंवाने के लिए नहीं। इसीलिए उसके चिल्लाने के बाद भी कोई आगे नहीं आया। उल्टा सब पीछे हट गए और ली रूई अकेला, असहज खड़ा रह गया। जब ली रूई को एहसास हुआ कि उसके बॉडीगार्ड उसे छोड़ चुके हैं, तब तक राकेश उसके सामने पहुंच चुका था। बूढ़े आदमी, क्या किसी ने तुम्हें नहीं बताया कि सार्वजनिक जगहों पर धूम्रपान मना है? वर्ल्ड के कुछ नियम सीख चुका राकेश आगे बढ़ा, सिगार छीना और सीधे ली रूई के मुंह में ठूंस दिया। सिजल, साधारण सिगरेट के विपरीत, सिगार तुरंत नहीं बुझा, जलने की बदबू फैल गई। ली रूई दर्द से चीख पड़ा। परिवार के मुखिया की सारी गरिमा पल भर में चूर चूर हो गई। राकेश ने उसे चीखने का मौका नहीं दिया। उसने एक के बाद एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिए, जिनमें खून मिली आवाज दबकर रह गई। चटाक चटाक चटाक, थप्पड़ों की आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी और हर किसी का दिल कांप गया। समझना चाहिए, ये यादव फैमिली का मुखिया था, नॉर्दर्न हुबे का सबसे ताकतवर व्यक्ति, और उसे कुत्ते की तरह पीटा जा रहा था। काफी मारने के बाद राकेश ने उसे लात मारकर जमीन पर गिरा दिया, फिर मुड़कर आरव की ओर देखा। बड़े भाई, 20 थप्पड़ पूरे हो गए। आरव ने ली रूई की ओर उपहास भरी मुस्कान के साथ देखा। तो पेट्रियार्क ली, क्या अब आप संतुष्ट हैं? क्या आपको अब भी मेरी आरव इन्वेस्टमेंट कंपनी की संपत्ति चाहिए? तुम मेरे साथ ऐसा करने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? ली रूई जमीन से उठा। उसका सिर सूजे हुए चिकन के सिर जैसा हो चुका था, पूरा चेहरा खून से लथपथ था और सारे दांत टूट चुके थे, इसलिए वो मुश्किल से बोल पा रहा था। मैं तुम्हें बता देता हूँ, यादव फैमिली के पीछे राजधानी की शुक्ला फैमिली खड़ी है। तुम उन्हें नाराज करने की कीमत चुका नहीं पाओगे। वो सच कह रहा था। भले ही दोनों सन मून होली फायर सेक्ट में शामिल थे, लेकिन यादव फैमिली आखिरकार सिर्फ एक क्षेत्रीय छोटी फैमिली थी और राजधानी की शुक्ला फैमिली से तुलना नहीं कर सकती थी। हर कदम वेदांत को ध्यान में रखकर ही उठाया जाता था। अब कानूनी और अवैध, दोनों ही रास्ते उसके पैरों तले कुचले जा चुके थे। उसके पास खेलने के लिए कोई धन का पत्ता नहीं बचा था, इसलिए वह हालात संभालने की आखिरी उम्मीद में शुक्ला फैमिली का नाम ले आया। लेकिन उसके बोल पूरा होते ही दरवाजे से एक गहरी आवाज गूंज उठी। बकवास, मेरी शुक्ला फैमिली में तुम्हारे जैसा कुत्ता नहीं है। सभी ने हॉल के प्रवेश द्वार की ओर देखा। वहां दर्जन भर से ज्यादा लोग अंदर आ रहे थे। सबसे आगे एक अधेड़ व्यक्ति था, मोहक, शुक्ला फैमिली का मुखिया। उसके पीछे करीब करीब सरस्वती शुक्ला चल रहा था। मास्टर, नॉर्दर्न हुबे की सबसे शक्तिशाली फैमिली शुक्ला फैमिली के मुखिया के रूप में ली रूई उसे जानता था, लेकिन उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वह यहाँ अचानक प्रकट हो जाएगा। मोहक ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया और सीधे आरव के पास पहुंचा। चेहरे पर शर्मिंदगी साफ झलक रही थी।
उसे वेदांत ने नज़रबंद कर रखा था जब तक कि सरस्वती शुक्ला ने उसे छुड़ा नहीं लिया, तभी वो शुक्ला फैमिली पर दोबारा कंट्रोल पा सका। यह मेरे परिवार की बदकिस्मती है, यंग मास्टर आरव, आपको हंसने का मौका देने के लिए मुझे खेद है। आरव को देखते हुए मोहक की भावनाएं कॉम्प्लेक्स थीं, शर्म और कृतज्ञता का मिला-जुला भाव। एक पिता के लिए ये स्वीकार करना आसान नहीं होता कि उसका बेटा किसी और की संपत्ति हड़पने की हर संभव कोशिश कर रहा हो, खासकर तब जब सामने वाला उसका होने वाला दामाद हो। दूसरी ओर, अगर आरव समय पर वापस न आया होता और वेदांत को काबू में न लिया होता, तो शायद वो अब भी नज़रबंद ही रहता। आरव उसके मन की बात समझता था और हाथ हिलाकर बोला, पेट्रियार्क, जो हो गया सो हो गया, अब उसे दोहराने की ज़रूरत नहीं है। मैंने उस विद्रोही बेटे को कैद कर दिया है और उसे 10 साल तक दीवार की ओर मुंह करके आत्मचिंतन करने की सज़ा दी है। जब तक वह अपनी गलतियां नहीं समझ लेता, तब तक उसे दोबारा वर्ल्ड देखने नहीं दूंगा। परिवार के मुखिया के रूप में मोहक काफ़ी चतुर था। पहले वह अपने ही बेटे के लिए पूरी तरह तैयार नहीं था, इसी वजह से वह काबू में आ गया। अब सत्ता वापस पाने के बाद उसने पिछले कुछ दिनों में पूरी शुक्ला फैमिली को पूरी तरह से पुनर्गठित कर दिया था और अब ताकत मजबूती से उसके हाथों में थी। आरव चुप रहा। जब उसने वेदांत को शुक्ला फैमिली के हवाले कर दिया था, तब उसने तय कर लिया था कि वह अब दखल नहीं देगा। आखिरकार वह उसका साला है और पहले उनके बीच रिश्ता भी रह चुका है। मोहक ने फिर आह भरी, आरव, लगता है मैं बूढ़ा हो चला हूं। अब से शुक्ला फैमिली मैं तुम्हें सौंप देता हूं, तुम ही इसकी जिम्मेदारी संभालो। उसने संबोधन बदल दिया था और अब दामाद से दिल से बात कर रहा था। आरव की काबिलियत के साथ अगर वह शुक्ला फैमिली को संभालता तो भविष्य में उन्हें अपार समृद्धि मिलती, जो उससे कहीं बेहतर होती जितनी वह खुद दे पाता। पेट्रियार्क, आप ऐसा क्या कह रहे हैं? आप अभी भी जवान और ताकतवर हैं। बाद में मैं आपको कुछ गोलियां दूंगा, मैं गारंटी देता हूं कि आप बिना किसी समस्या के कई 100 साल तक जिंदा रहेंगे। आरव ने लगातार हाथ हिलाते हुए मना किया। वह जल्द ही इमॉर्टल रेल्म में असेंशन करने वाला था और शुक्ला फैमिली की जिम्मेदारी उठाने का उसके पास समय नहीं था। इसके अलावा मोहक की उम्र अभी 50 से 60 के आसपास ही थी। उसकी चिकित्सा क्षमता के रहते उसे 100 साल तक जिंदा रखना कोई बड़ी बात नहीं थी। ठीक है, जब भी तुम्हें शुक्ला फैमिली की ज़रूरत पड़े, बस मुझे बता देना, मैं तुरंत उसे दोनों हाथों से तुम्हें सौंप दूंगा। ली रूई ज़मीन पर बेसुध पड़ा था, पूरी तरह हैरान। वो अब भी समझ नहीं पा रहा था कि यह युवक आखिर है कौन। वह प्रतिष्ठित शुक्ला फैमिली थी, राजधानी की सबसे शीर्ष फैमिली। वे किसी और को इतनी आसानी से कैसे सौंप सकते थे? सबसे ज्यादा गुस्सा दिलाने वाली बात यह थी कि जब आप दोनों हाथों से कुछ सौंप रहे हों, तब भी सामने वाला उसे लेने से इनकार कर दे। ये कौन सी चाल थी? हेमंत से कोई जानकारी न मिलने के कारण वो अब पूरी तरह अंधेरे में था। लेकिन बातचीत से वो इतना समझ गया था, वेदांत की शक्ति अब खत्म हो चुकी थी। 10 साल का आत्मचिंतन, यादव फैमिली इतने साल कैसे इंतजार कर सकती थी? इसी समय मोहक ने उसकी ओर देखा और कहा, ये सब मेरे बेटे के पाप हैं, इन्हें मेरी शुक्ला फैमिली ही निपटाएगी। अब मैं यादव फैमिली का पूरी तरह सफाया कर दूंगा। नहीं। ली रूई पूरी तरह निराश हो गया। जिसे वह अपना सबसे मजबूत सहारा समझ रहा था, वही अब उसे मिटाने पर तुला हुआ था। आप मुझे और यादव फैमिली को छू नहीं सकते। मेरा भाई सत्येंद्र पवेलियन का कॉ मेंबर है और नॉर्दर्न हुबे का प्रभारी है। अगर आपने मुझे छुआ तो नतीजे अकल्पनीय होंगे। मोहक भौहें सिकोड़कर रह गया। वो अभी अभी सत्ता में लौटा था और हालात की पूरी जानकारी उसे नहीं थी। सत्येंद्र पवेलियन एक विशेष विभाग था। अगर मामला सच में वहां से जुड़ा होता तो उसका दखल देना उचित नहीं होता। तभी दरवाजे से एक और वृद्ध लेकिन गूंजती हुई आवाज आई, तुम हेमंत की बात कर रहे हो? वह अब नहीं रहा। सबने फिर से प्रवेश द्वार की ओर देखा। वहां एक लंबे कद का बूढ़ा आदमी पीठ पर लंबी तलवार लटकाए खड़ा था। आने वाला कोई और नहीं बल्कि सत्येंद्र पवेलियन का थर्ड एल्डर स्वॉर्ड सेंट विक्रम था। उसके पीछे वर्मिलियन बर्ड स्क्वाड की दिव्य खड़ी थी। ग्रेट एल्डर 2। ली रूई ने स्वॉर्ड सेंट विक्रम को पहचान लिया। वह वर्षों से प्रसिद्ध था, लेकिन उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वह आज यहाँ आएगा। वह इतना घबराया हुआ था कि सामने वाले की बात का असली मतलब भी नहीं समझ पाया। अच्छा किया,
छोटे, बहुत अच्छा किया। विक्रम तेजी से आरव के पास पहुंचा, उसके कंधे पर थपकी दी और प्रशंसा भरी नज़र से उसे देखा। हेवनली पैलेस और कुनलन वंडरलैंड के पुराने टकराव के बारे में वह सब जानता था, और यह भी कि धरती के लिए सामने वाले युवक ने कितना बड़ा योगदान दिया था। अब जब वह सुरक्षित लौट आया था और उसकी प्यारी पोती भी साथ थी, तो वह स्वाभाविक रूप से बेहद खुश था। विक्रम सर, हमें बचा लीजिए। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ। हेमंत के खातिर इस बार हमारी यादव फैमिली को बचा लीजिए। ली रूई जमीन पर पड़ा हुआ गिड़गिड़ा रहा था, यह उसका आखिरी सहारा था। हेमंत के खातिर, क्या तुमने मेरी बात नहीं सुनी? हेमंत अब सत्येंद्र पवेलियन का सदस्य नहीं रहा। विक्रम ने मुड़कर उसे उपहास भरी नज़र से देखा। लगता है तुम्हें अभी तक पता नहीं है, तो मैं ही बता देता हूँ। हेमंत ने सत्येंद्र पवेलियन और चीन दोनों से गद्दारी की है। ऐसा नीच व्यक्ति सत्येंद्र पवेलियन के नाम के लायक कैसे हो सकता है? अब उसका नाम सूची से हटा दिया गया है और फोर्थ एल्डर ने उसे मार दिया है। आज से दिव्य नॉर्दर्न हुबे में सत्येंद्र पवेलियन की जिम्मेदारी संभालेगी और तुम्हारी यादव फैमिली से उसका अब कोई संबंध नहीं रहेगा। ये सुनते ही ली रूई पर जैसे बिजली गिर पड़ी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसका आखिरी सहारा भी खत्म हो चुका है और उसकी आखिरी उम्मीद पूरी तरह टूट जाएगी। दिव्य सम्मानपूर्वक आरव के पास आए। चीफ इंस्ट्रक्टर, मैंने यादव फैमिली के पिछले कई वर्षों के कृत्यों की पूरी जांच कर ली है। उन्होंने अनगिनत अपराध किए हैं। आपके अनुसार इनके साथ क्या किया जाना चाहिए? आरव ने हाथ हिलाया। इन्हें नष्ट कर दो। नॉर्दर्न हुबे में ऐसी फैमिली का दोबारा अस्तित्व नहीं होना चाहिए। ली रूई का चेहरा राख जैसा सफ़ेद पड़ गया। वह जानता था कि यह युवक यूं ही नहीं बोल रहा, इन शब्दों ने उसके परिवार की किस्मत तय कर दी थी। वह पछतावे से भर गया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। हर किसी को अपनी गलतियों की कीमत चुकानी ही पड़ती है। हाँ, दिव्य ने आदेश स्वीकार किया। ली रूई को उठाया और हॉल से बाहर ले गई। सत्येंद्र पवेलियन के लोग यादव फैमिली के बाकी सदस्यों को भी साथ ले गए। यादव फैमिली के नष्ट हो जाने के बाद शाखा कार्यालय से जुड़ा यह मामला पूरी तरह सुलझा हुआ माना जा सकता है। सत्येंद्र पवेलियन के थर्ड एल्डर होने के नाते विक्रम को इंद्रपुरम में हुई सारी घटनाओं की पहले से ही जानकारी थी। बूढ़े व्यक्ति ने प्रशंसा भरी नज़र से आरव को देखा और उत्साहित होकर कहा, छोटे लड़के, तुमने कुनलन वंडरलैंड के उन बदमाशों को खदेड़ दिया और धरती को बचाया। अब तुमने सन एंड मून होली फायर कल्ट को भी पीछे हटाया है, यानी तुमने दूसरी बार ह्यूमनता को बचाया है। तुम सच में एक उद्धारकर्ता हो। आरव ने कहा, ये तो बस संयोग था, इसमें कुछ खास नहीं है। ऊपर से, मैं मूल रूप से इंडिया का ही नागरिक हूँ, तो ये काम करना मेरा फर्ज ही है। अपने मौजूदा स्तर की समझ के साथ वो इन बातों को दिल पर नहीं लेता था। हाँ, छोटा लड़का काफ़ी विनम्र है, लेकिन जो हो चुका है वह उपलब्धि है और उसे कोई मिटा नहीं सकता। विक्रम ने हाथ बढ़ाकर उसके कंधे पर थपकी दी। होशियार और होनहार युवक, मेरे चुने हुए ग्रैंड्स ऑन इन लॉ के काबिल। फिर उसने आह भरी, तुम्हें अंदाज़ा नहीं है कि हाल के दिनों में पूरी वर्ल्ड कितनी अव्यवस्थित हो गई है। मैं खुद को पूरी तरह थका चुका हूँ। इस बार तुमने सच में मेरी बहुत मदद की है। वह सच कह रहा था। हाल ही में सत्येंद्र पवेलियन ने अपनी लगभग सारी ताकत पड़ोसी देशों में तैनात कर दी थी। इसी वजह से राजधानी की स्थिति की जांच उपेक्षित रह गई और वे वेदांत की गतिविधियों से पूरी तरह अनजान रहे। आरव ने कहा, विक्रम सिर, क्या आपको किसी तरह की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? अगर मैं किसी तरह मदद कर सकता हूं, तो बेझिझक बताइए। इंडियन नेशन के सदस्य के रूप में वो अपने देश और लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहता था, खासकर इसलिए क्योंकि भविष्य में उसके अपने प्रियजन भी यहीं रहने वाले थे। विक्रम ने चिंता के साथ कहा, स्पिरिचुअल एनर्जी के पुनर्जीवन के बाद पूरी वर्ल्ड की स्थिति बदल गई है और यही इस बूढ़े को सिरदर्द दे रहा है। डेना सिचू थोड़ा हैरान हुआ, ग्रैंपा, स्पिरिचुअल एनर्जी रिवाइवल तो सबके लिए एक जैसा ही है ना? ऊपर से, सिंकहोल हमारे इंडिया में है, सबसे ज़्यादा फ़ायदा तो हमें ही होना चाहिए। फिर आप इतनी चिंता क्यों कर रहे हैं? तुम नहीं समझोगे, विक्रम ने कहा, असल में स्पिरिचुअल एनर्जी के पुनर्जीवन से हमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा होना चाहिए था, और कई कल्टिवेटर्स और मार्शल आर्टिस्ट्स की कल्टिवेशन भी काफ़ी बड़ी है।
समस्या यह है कि पश्चिम के वे पुराने मॉन्स्टर हम पूर्वी कल्टिवेटर्स से अलग आदतें रखते हैं। उन्हें ज्यादातर समय सोते रहना पसंद है, और स्पिरिचुअल एनर्जी के पुनर्जीवन ने सीधे अनगिनत पुराने मॉन्स्टर्स को जगा दिया है। हजारों बल्कि दसियों हजार साल जी चुके उन एंशंट मॉन्स्टर्स की तुलना में हमारी कल्टिवेशन में हुआ सुधार लगभग नगण्य है। यही कारण है कि पूर्व और पश्चिम के बीच शक्ति संतुलन में भारी बदलाव आया है, और इस समय हम गंभीर रूप से नुकसान में हैं। उसकी बात समझना मुश्किल नहीं था। पश्चिम में चाहे डिवाइन कॉर्ट हो या डार्क वर्ल्ड, कई शक्तिशाली अस्तित्व अपनी आयु बढ़ाने के लिए गहरी नींद में चले जाते हैं। आमतौर पर जो लोग गहरी नींद में होते हैं उन्हें जगाना मुश्किल होता है, लेकिन इस स्पिरिचुअल एनर्जी रिवाइवल ने उन्हें एक दुर्लभ अवसर दे दिया। विक्रम ने आगे कहा, क्योंकि इस स्पिरिचुअल एनर्जी ओवरफ्लो का सोर्स इंडिया में है, इसलिए इसने बहुत से लालची लोगों को आकर्षित किया है। कहा जा रहा है कि पश्चिम की डिवाइन कॉर्ट और डार्क फोर्सेस के बीच सुलह हो गई है, और वे मिलकर पूर्व पर हमला करेंगे, उसके बाद आपस में लड़ाई जारी रखेंगे। ग्रेट डॉग किंगडम की ओर से अभी कोई स्पष्ट गतिविधि नहीं दिखी है, लेकिन हमारे लोगों द्वारा जुटाई गई जानकारी के अनुसार उनके बार बार किए जा रहे गुप्त कदम जरूर किसी बुरी साजिश की ओर इशारा करते हैं। इसके अलावा साउथ पूर्व दिशा में जयपुर के कई पुराने मॉन्स्टर्स जाग चुके हैं। वे इंडिया के खिलाफ साजिश करना चाहते हैं, लेकिन उनमें सीधे टकराने की हिम्मत नहीं है, इसलिए वे दिल्ली आइलैंड से कदम उठाएंगे। उसने माथा थपथपाया और कहा, अरे हाँ, मैं तुम्हें बताना भूल ही गया, वे बूढ़े लोग पहले ही दिल्ली आइलैंड पहुंच चुके हैं। अब दिल्ली आइलैंड की सभी बड़ी ताकतें, खासकर अग्रणी गांव और ललित फैमिलीज, भारी संकट में हैं। ये सुनते ही आरव का हाव भाव बदल गया। आखिरकार युवराज और जानवी दोनों से उसका गहरा संबंध था। अब जब वे मुसीबत में थे तो वह किसी भी हाल में इसे नज़रअंदाज नहीं कर सकता था। उसने बेचैनी से पूछा, ये सब कब हुआ? विक्रम ने थोड़ा हिसाब लगाया। शायद आज ही, आरव ने, और देर नहीं की। यहाँ का मामला सुलझ चुका था, इसलिए रुकने की कोई ज़रूरत नहीं थी। उसने कंपनी की जिम्मेदारी अनामिका को सौंप दी, ढेर सारी गोलियां और कल्टीवेशन रिसोर्सेज छोड़ दिए, और फिर सबको लेकर दिल्ली आइलैंड की ओर रवाना हो गया। दिल्ली आइलैंड में चेंग फैमिली मैनर का पिछला बगीचा बेमिसाल रूप से भव्य था, द्वीप की सबसे प्रतिष्ठित फैमिली, चेंग फैमिली के पूर्व मुखिया के स्तर के अनुरूप। पूरा इलाका कीमती पेड़ों और फूलों से भरा हुआ था। हरी भरी घास और कलकल बहती धाराएं माहौल को बेहद सुंदर बना रही थीं। पास ही एक बड़ा गोल्फ कोर्स भी था। शाम ढलते ही रोशनियां जल उठी, पूरा क्षेत्र दिन की तरह चमकने लगा और भी खूबसूरत दिखने लगा। एक विशाल लॉन पर भव्य भोज का आयोजन किया गया था। लजीज खाने पीने की चीजें और हर तबके के मेहमान मौजूद थे। लेकिन सामान्य कॉकटेल पार्टी की तुलना में यहाँ का माहौल साफ तौर पर अलग था। हर किसी के चेहरे पर गंभीरता और तनाव साफ झलक रहा था। मुख्य स्थान पर दो लोग बैठे थे। एक थे ललित फैमिली के प्रेजेंट मुखिया और पूर्व एल्डेस्ट डॉटर जानवी। ललित फैमिली की गहरी विरासत और इस बात के कारण कि अब ललित फैमिली आरव के अधीन है, वो इस समय दिल्ली आइलैंड चेंबर ऑफ कॉमर्स की प्रेसिडेंट थीं। दूसरी ओर वाइस प्रेसिडेंट युवराज बैठे थे। पहले की तुलना में उनमें भी बड़ा बदलाव आ चुका था। अब वह कम उतावले और कहीं ज्यादा संयमित दिखते थे। तेजी से बढ़ने के कारण विकी अब गाओ फैमिली के मामलों में ज्यादा दखल नहीं देता था और बड़े छोटे सभी मामलों की जिम्मेदारी अपने बेटे पर छोड़ चुका था। जानवी ने सभी को यहाँ किसी व्यापारिक स्वागत या किसी शुभ अवसर के जश्न के लिए नहीं बुलाया था, बल्कि दिल्ली आइलैंड के जीवन मरण से जुड़े एक गंभीर मुद्दे पर चर्चा के लिए इकट्ठा किया था। 2 दिन पहले दिल्ली आइलैंड की सभी बड़ी फैमिलीज और अरबपतियों को मनीला स्थित केमन चेंबर ऑफ कॉमर्स की ओर से एक अंतिम चेतावनी मिली थी। उसका संदेश बेहद सीधा था। पूरे दिल्ली आइलैंड को उनके आगे झुकना होगा और कम से कम 80% संपत्ति सौंपनी होगी। पलक झपकते ही 2 दिन बीत गए और कल सुबह वो अंतिम समय सीमा थी। इन 2 दिनों में दिल्ली आइलैंड के कई लोगों ने इस चेतावनी को गंभीरता से नहीं लिया और कुछ ने तो इसे केमन चेंबर ऑफ कॉमर्स की पागलपन भरी हरकत तक मान लिया। मैंने अपना कारोबार अपनी काबिलियत से खड़ा किया है, अपना पैसा खुद कमाया है, मैं तुम्हें 80% क्यों दूं? ये तो सीधी सीधी ख्वाहिश ही हुई। लेकिन जानवी और युवराज अलग स्थिति में थे और उनके पास ज्यादा जानकारी थी,
इसलिए वे अच्छी तरह जानते थे कि सामने वाला कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। हालिया स्पिरिचुअल एनर्जी रिवाइवल ने सबको बड़े फायदे दिए थे, लेकिन इसके साथ कई छिपे हुए खतरे भी बढ़ा दिए थे। वर्ल्ड के अलग अलग हिस्सों में सुप्त पड़े शक्तिशाली अस्तित्व जाग चुके थे, जिनमें मैन किंगडम के भी लोग शामिल थे। केमन चेंबर ऑफ कॉमर्स देखने में भले ही एक साधारण व्यापारिक संगठन लगे, लेकिन उसके पीछे सॉर्सरर्स का एक कबीला खड़ा था, और उसका प्रेसिडेंट श्रीशैक खुद एक अत्यंत शक्तिशाली सॉर्सरर था। जब आरव ने शक्तिशाली सॉर्सरर बो नई चाय को हराया था, उसके बाद जयपुर काफी समय तक शांत रहा। अब जब वे फिर से सामने आए हैं, तो साफ है कि उनके पास कोई मजबूत सहारा जरूर है। दिल्ली आइलैंड को दिया गया यह अल्टीमेटम सिर्फ पहला कदम था। अगर यह सफल हो गया, तो अगला निशाना इंडिया का मुख्य भूभाग होगा। सभी लोग कृपया शांत हो जाए। जैसे ही जानवी ने बोला, पूरा स्थान शांत हो गया और सबकी नजरें उसी पर टिक गईं। आज आप सबको यहाँ इकट्ठा करने का उद्देश्य केमन चेंबर ऑफ कॉमर्स से जुड़े इस मामले पर चर्चा करना है। इस बारे में आप सबकी क्या राय है? अब और क्या कहा जाए, ये तो बस डराने की चाल है। स्मूथ चुपड़ी आवाज के साथ ये कहते हुए एक बेहद मोटा आदमी आगे आया। यह आदमी ज्यादा लंबा नहीं था, करीब 1.7 मीटर का, लेकिन उसका वजन जरूर 200 पाउंड से ऊपर रहा होगा। खास तौर पर उसका उभरा हुआ पेट, जो एक छोटे माउंटेन जैसा लग रहा था, नीचे देखने पर अपना छोटा सा लिंग तक दिखाई नहीं देता था। उसके पीछे 2 लंबे चौड़े काले कपड़े पहने बॉडीगार्ड चल रहे थे, जिनका रवैया बेहद घमंडी था। इस आदमी का नाम रेहान था। उसके पास कुछ संपत्ति जरूर थी, लेकिन दौलत के लिहाज से वह दिल्ली के शीर्ष 10 लोगों में तो बिल्कुल नहीं आता था, मगर घमंड के मामले में वह निस्संदेह नंबर 1 था। मोटे आदमी ने अपना पेट थपथपाया और होंठ सिकोड़े, मिस ललित, हम सब पुराने खिलाड़ी हैं, क्या हम इन लोगों की 2-4 बातों से डर जाएंगे? मेरी मानो तो हमें इन्हें बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देनी चाहिए। ये लोग सिर्फ डींगे हाँक रहे हैं, हम इन्हें गंभीरता से क्यों लें? उसके बोलते ही चारों ओर ठहाके गूंज उठे और माहौल काफी हल्का हो गया। जो लोग पहले चिंतित थे, वे भी मुस्कुराने से खुद को रोक नहीं पाए। इसी समय सफेद सूट और सुनहरे फ्रेम के चश्मे वाला एक अधेड़ आदमी भी आगे आया। वह बानू था, दिल्ली आइलैंड की बाओ फैमिली का मुखिया। उसका प्रभाव और नाम रेहान से कहीं ज्यादा था, और उसकी संपत्ति तो निश्चय ही शीर्ष 5 में गिनी जाती थी। ब्रदर अर्पित की बात भले ही थोड़ी रूखी हो, लेकिन तर्कसंगत है, बानू बोला। दिल्ली इतने सालों से मजबूती से खड़ा है, क्या हम कुछ मैन लोगों की बातों से डर जाएंगे? ऊपर से सबकी दौलत मेहनत से कमाई गई है, आसमान से नहीं गिरी। हम 80% उन्हें कैसे दे सकते हैं? बिल्कुल सही, 1 पैसा भी नहीं। एक दुबला पतला बूढ़ा आदमी आगे बढ़ा। वह पाशा, दिल्ली की रॉय फैमिली का मुखिया था। मैंने जिंदगी में हर तरह के तूफान देखे हैं, मेरी नज़र में ये मैन लोग बस डराने की कोशिश कर रहे हैं। सीधे शब्दों में कहूँ तो ये घटिया हथकंडे हैं, लोगों को डराओ, और अगर थोड़ा बहुत पैसा निकल आए तो उसे जीत मान लो। असल में आखिरकार इन्हें हमारी 1 पैसा नहीं वाली पेशकश ही माननी पड़ेगी। जानवी ने हल्की सी भौहें सिकोड़ी। साफ था कि ये लोग मन लोगों को बिल्कुल गंभीरता से नहीं ले रहे थे, सब इसे सिर्फ धमकी समझ रहे थे। उसने कहा, मुझे लगता है कि मामला इतना साधारण नहीं है। अफवाह है कि हाल ही में केमन आइलैंड्स में कई शक्तिशाली हस्तियां नींद से जागी हैं, और मुझे डर है कि केमन चेंबर ऑफ कॉमर्स की कार्रवाई इसी से जुड़ी है। सबको सतर्क रहना चाहिए और इस मामले को सावधानी से निपटाना चाहिए। युवराज ने आगे कहा, हाँ, मैन किंगडम के सॉर्सरर्स वाकई बहुत शक्तिशाली हैं। भले ही मेरे भाई ने पहले बोनाइचाई को निपटा दिया था, लेकिन कौन जानता है अब और कौन कौन से शक्तिशाली लोग सामने आ जाएं। चेयरमैन ललित, चेयरमैन गाओ, मेरी नज़र में आप लोग ज्यादा ही सोच रहे हैं। मोटा रेहान फिर से खड़ा हो गया। मेरी राय में केमन चेंबर ऑफ कॉमर्स बस किसी की ताकत का नाम इस्तेमाल कर रही है। उनके पास इतने सॉर्सरर्स कहाँ से होंगे? ये सब हमें डराने के लिए है? ये 3 दिन की डेडलाइन क्या है? मैं अभी यही कह देता हूँ, अगर वह हरामी श्रीशैक दिल्ली आने की हिम्मत करे, तो मैं अर्पित उसे घुटनों पर बैठाकर पापा बुलवाऊंगा। वह घमंड में बोल रहा था, थूक उड़ाता जा रहा था, लेकिन उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि पीछे से एक सर्द और डरावनी आवाज आए। सच में?
तो मैं देखना चाहूंगा कि तुम मुझे कैसे जमीन पर घुटनों के बल बैठाकर पापा बुलवाते हो। सब लोग चौंक गए और आवाज की दिशा में देखने लगे। अंधेरे से 4 लोग निकलकर सामने आए। सबसे आगे एक तिगना सा भरा पूरा अधेड़ आदमी था। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन उसके शरीर से ऐसी ठंडी आभा निकल रही थी जैसे कोई जहरीला सांप अपने शिकार को निगलने वाला हो। उसके पीछे 3 लोग थे, काले चोगों में लिपटे हुए, जिनके चेहरे पूरी तरह ढके हुए थे। लेकिन उनकी बर्फीली आभा छुप नहीं पाए। उनके आते ही आसपास का तापमान जैसे अचानक गिर गया और कई लोग अनायास ही कांप उठे। रेहान घबरा गया। वह तो बस डींगे हाँक रहा था, बड़े लोगों के सामने अपनी बहादुरी दिखाने के लिए। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि मैन किंगडम के लोग इतनी जल्दी पहुंच जाएंगे। 3 दिन की बात नहीं थी, क्या ये कल नहीं होना था? उसकी योजना थी कि आज जमकर शेखी बघारेगा, फिर कल कहीं छिप जाएगा और हालात देखेगा। लेकिन किस्मत ने उसके साथ क्रूर मजाक किया, उसे छिपने का मौका ही नहीं मिला। हालांकि थोड़ी देर में उसने खुद को संभाला। सामने देखा तो दूसरी तरफ सिर्फ 4 लोग थे। इससे उसे कुछ राहत महसूस हुई। इतनी डींगे मारने के बाद अब वह पीछे भी नहीं हट सकता था, वरना इस दायरे में फिर कभी सिर उठाकर कैसे चलेगा। उसने अपने पास खड़े दोनों बॉडीगार्ड्स की ओर नजर डाली। ये दोनों अंडरग्राउंड बॉक्सिंग रिंग्स से महंगे दाम पर रखे गए थे। उनके हाथ खून से रंगे हुए थे और वे बेहद निर्दयी थे। इससे उसे कुछ और हिम्मत मिल गई। क्या देखना चाहते हो? मैं अभी दिखाता हूँ। रेहान ने पीछे हाथ हिलाया। इस अंधे बेवकूफ को अच्छा सा सबक सिखाओ। फिर उसने धीमी आवाज में जोड़ा, काम हो जाने के बाद एक एक को 10 लाख इनाम मिलेगा। उसके दोनों बॉडीगार्ड अंडरग्राउंड बॉक्सिंग रिंग्स के बेरहम लड़ाके थे। उन्हें जादूटोना या सॉसरर जैसी चीजों का कोई ज्ञान नहीं था। अब जब मालिक ने इतना बड़ा इनाम रखा तो उनकी आंखें चमक उठीं। मिट्टी के घड़ों जैसे बड़े बड़े मुक्कों वाले वे दोनों खूंखार मुस्कान के साथ सामने खड़े श्रीशाक की ओर बढ़े। उनके हिसाब से ऐसे अधेड़ आदमी जिनमें न मांसपेशियां हों न तगड़ा शरीर, उन्हें तो वे एक हाथ से दस निपटा सकते थे। लेकिन वे अभी कुछ ही कदम चले थे कि उनकी आंखों के सामने काली रोशनी चमकी। उन्हें समझ में आने से पहले ही कई मीटर लंबा एक छोटा काला सांप उनकी गर्दनों के चारों ओर लिपट चुका था। दोनों डर से चीख पड़े। वे खून खराबे और अंडरग्राउंड फाइट्स के आदी थे, लेकिन ऐसा नज़ारा उन्होंने जिंदगी में पहली बार देखा था। घबराहट में उन्होंने गर्दन पर लिपटे सांप को पकड़कर छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि यह सांप भले ही अंगूठे जितना मोटा हो, मगर बेहद मजबूत था, स्टील के केबल से भी ज्यादा। उनकी ताकत से वे एक मूके में रेत की बोरी फाड़ सकते थे, एक लात में कटोरे जितना मोटा पेड़ तोड़ सकते थे, लेकिन इस छोटे सांप के सामने वे बेबस थे। काफी देर खींचने के बाद भी वह नहीं निकला, बल्कि और ज्यादा कसता चला गया। खां खां, कुछ ही सांसों में दोनों का दम घुटने लगा। चेहरे पीले पड़ गए, आंखें बाहर की ओर उभर आईं, जैसे अभी फट जाएंगी। पूरी ताकत लगाने के बावजूद वे एक भी सांस नहीं ले पा रहे थे। वे रहम की भीख मांगना चाहते थे, लेकिन मुंह से एक आवाज तक नहीं निकल पाए। वे कल्टिवेटर्स नहीं थे, सांस बंद होने पर वे ज्यादा देर जिंदा नहीं रह सकते थे। जल्द ही वे जमीन पर गिर पड़े और वहीं दम तोड़ दिया। और भी डरावनी बात यह थी कि मरने के बाद भी वे सांप नहीं हटे। वे और जोर से कसते गए, यहाँ तक कि अंत में दोनों की गर्दनें धड़ से अलग कर दी। खून के फव्वारे छूटे और हरी घास लाल हो गई। हर कोई सन्न रह गया। बहुत से लोग जानते थे कि रेहान के ये दोनों बॉडीगार्ड कितने ताकतवर थे, महंगे दाम पर रखे गए शीर्ष स्तर के लड़ाके। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि वे 2 सांपों के हाथों मर जाएंगे, वह भी बिना जरा सी प्रतिरोध क्षमता दिखाए। श्रीशक ने मुस्कुराते हुए रेहान की ओर देखा, और क्या हुनर है तुम्हारे पास? बस इतना ही? रेहान तो सिर्फ शेख ही बघारने वाला व्यापारी था। उसने कभी इतना खूनी दृश्य नहीं देखा था। उसे अपने निचले पेट में जलनसी महसूस हुई और वह वहीं पैंट में पेशाब कर बैठा। उसके पैर जवाब दे गए और वह घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ा। पापा, मुझे माफ कर दीजिए। मौजूद लोग अभी अपने सदमे से उबरे ही थे कि वे फिर से सन्न रह गए। अभी कुछ ही पल पहले वह चिल्ला चिल्लाकर कह रहा था कि वह सामने वाले को सबक सिखाएगा और उसे जमीन पर घुटनों के बल बैठाकर पापा बुलवाएगा, लेकिन पलक झपकते ही उसने घुटने टेक दिए।
आखिर यह क्या हो रहा था? लेकिन जमीन पर पड़े दो खूनी शवों को देखकर सभी की रीढ़ में फिर से सिहरन दौड़ गई। बहुत से लोग डर से कांप रहे थे। आखिरकार वे सिर्फ अमीर लोग और व्यापारी थे, न तो मार्शल आर्टिस्ट्स और न ही कल्टिवेटर्स। चेहरे पर मुस्कान लिए श्रीशक ने हाथ हिलाया और दोनों छोटे सांपों को पकड़ लिया। वे जादू की तरह गायब हो गए। अभी तुम बहुत घमंडी हो रहे थे ना? मैं तुम्हें बता दूं, कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिन्हें नहीं करना चाहिए, और अगर कर दी तो उनके नतीजे भुगतने ही पड़ते हैं। आज वह यहाँ अपना रुतबा स्थापित करने और डेली आइलैंड के अमीरों को डराने आया था। खुद आगे बढ़कर सामने आने वाला यह मोटा आदमी बस उसका औजार था, बंदरों को डराने के लिए मारी जाने वाली मुर्गी। इसी वजह से उसने जरा भी रहम नहीं किया। उसने हाथ उठाकर उंगली झटकी और तुरंत अनगिनत छोटे काले भरिंग झुंड के झुंड निकल आए। ये कीड़े ज्यादा बड़े नहीं थे, बस एक एडल्ट के नाखून से थोड़े ही बड़े। लेकिन उनकी संख्या इतनी ज्यादा थी कि उन्होंने पल भर में रेहान के शरीर को काले धुएं की तरह ढक लिया। रेहान ने तीखी चीख मारी, हड़बड़ाकर उठा, मुड़ा और भागने लगा, लेकिन कुछ ही कदम चला था कि धम से जमीन पर गिर पड़ा और शांत हो गया। सबकी आंखों के सामने वे छोटे काले कीड़े नंगी आंखों से दिखने वाली रफ्तार से लाल होने लगे। उसी समय रेहान का मोटा शरीर तेजी से सूखने लगा। साफ था कि उसका सार और खून तेजी से चूसा जा रहा था। रुको! घटना इतनी अचानक हुई कि जाह्नवी को प्रतिक्रिया देने का मौका ही नहीं मिला। उसके हाथों में पहले से ड्रैगन एंड फीनिक्स ट्विन ब्लेड्स थीं। जोर से चिल्लाते हुए उसने दो तेज धारदार ब्लेड बीम श्रीशक की ओर काट दिए। वह गू पॉइजन की विद्या नहीं जानती थी, लेकिन उसे पता था कि जब तक जादू करने वाला जिंदा है, समस्या खत्म नहीं होगी। इसलिए उसने घेर कर बचाने की रणनीति अपनाई, रेहान को नजरअंदाज कर सीधे श्रीशक पर हमला किया। दूसरी ओर युवराज ने भी वही किया और अपार शक्ति से भरा एक घूंसा चला दिया। आरव के जाने के बाद के 1 साल से ज्यादा समय में दोनों की कल्टिवेशन तेजी से बढ़ी थी और अब वे हेवनली रैंक की दहलीज पर पहुंच चुके थे। अब दोनों साथ मिलकर एक बाएं एक दाएं इतने शक्तिशाली लग रहे थे कि मानो उन्हें रोका ही न जा सके। ये तो थोड़ा दिलचस्प है। आसमान में चमकती ब्लेड्स के बावजूद श्रीशक के चेहरे पर मुस्कान बनी रही, जरा भी घबराहट नहीं। उसने हाथ उठाकर लहराया और तुरंत उसके सामने दो लंबे कद की आकृतियां प्रकट हो गईं, जिन्होंने जाह्नवी और युवराज के हमलों को रोक लिया। बेहतरीन तलवार कौशल के कारण स्वॉर्ड मेडन कहलाने वाली जाह्नवी ने दो तीखी तलवार रेखाओं से उस आकृति पर जोरदार वार किया। लेकिन उम्मीद के मुताबिक खून नहीं उछला। इसके बजाय एक करारी क्लैंग की आवाज आई, जैसे स्टील से टकराव हुआ हो। वास्तव में उसकी ट्विन ब्लेड्स उस आदमी की बाहों पर पड़ी, लेकिन उछलकर ऊपर जा लगीं और वह खुद 10 मीटर से ज्यादा पीछे जा गिरी। दूसरी ओर युवराज ने उस व्यक्ति से एक घूंसा बदला और भयानक ताकत से टकराकर 7-8 मीटर पीछे उछल गया। दोनों ने किसी तरह खुद को संभाला और ऊपर देखा। सामने दो आकृतियां खड़ी थीं। वे दो अधेड़ आदमी थे, लेकिन उनकी आंखें सूनी थीं, चेहरे भावहीन, जीवन का कोई चिन्ह नहीं। कॉप्स पपेट, ये कॉप्स पपेट है, और बहुत ऊंचे स्तर का, लगता है गोल्डन कॉप्स तक पहुंच चुका है। ये ख्याल एक साथ जाह्नवी और युवराज के दिमाग में आया। वे पहले जॉकी को देख चुके थे, इसलिए जानते थे कि कॉप्स पपेट कितना भयानक होता है। लेकिन सबके लिए चौंकाने वाली बात यह थी कि श्रीशक के पास दो शक्तिशाली गोल्डन कॉप्सर्स थे। दोनों के संभलने से पहले ही वे दो गोल्डन कॉप्सर्स दांत नाखून दिखाते हुए उन पर टूट पड़े। जाह्नवी की ट्विन सॉर्ड्स चमक उठी। हर वार बेहद घातक था, लेकिन अफसोस उसका ओपोनेंट तलवार भाले से पूरी तरह अप्रभावित था। सबसे बेहतरीन तलवारबाजी भी बेकार हो गई। कुछ समय तक वे दबाव में रहे और लगातार पीछे हटते रहे, बस बचते कतराते हुए हार से बचे रहे। इसके मुकाबले युवराज की हालत और भी खराब थी। वह मूल रूप से बॉडी रिफाइनमेंट कल्टिवेटर था और हेवनली रैंक के शुरुआती चरण में था, लेकिन उसका शरीर गोल्डन कॉप्स के सामने काफी नहीं था। कुछ ही टक्करों के बाद उसकी मुठियां बुरी तरह सूज गईं, जबकि सामने वाला जरा भी घायल नहीं हुआ। बेबस होकर उसे भी जाह्नवी की तरह सीधी टक्कर से बचते हुए इधर उधर घूमना पड़ा। इससे वे बस अपनी रक्षा कर पा रहे थे,
रेहान को बचाने की उनके पास कोई गुंजाइश नहीं थी। बाकी अमीर लोग तो साधारण इंसान थे, उनमें न युवराज जैसी हिम्मत थी न काबिलियत, इसलिए कोई और आगे नहीं आया। श्रीशाक ठहाका लगाकर हंसा। उसने हाथ हिलाया, काले भरिंग वापस उड़ाए, उसके शरीर में समा गए और गायब हो गए। जब सबने दोबारा रेहान की ओर देखा तो उसका कभी मोटा शरीर पूरी तरह सूखी लाश में बदल चुका था, सारा मांस और खून चूसा जा चुका था। ये भयावह दृश्य देखकर सबकी खोपड़ी सिहर उठी और चेहरे डर से भर गए। श्रीशाक मुस्कुराया और बाओ फैमिली के बानू की ओर देखा। अभी अभी मैंने सुना कि तुम मेरी शर्तों से ज्यादा खुश नहीं थे। ये बानू का चेहरा कॉम्प्लेक्स हो गया। उसे पता ही नहीं चला कि सामने वाला कब आ गया और फिर भी उसकी सारी बातें सुन ली। चलो, उसने रेहान की तरह घुटनों पर बैठकर पापा बुलाने का रास्ता नहीं चुना। वैसे भी वो तरीका पूरी तरह बेकार साबित हो चुका था, लेकिन वे लड़ाई जारी रखने की हिम्मत भी नहीं कर सके। उसने अपने बॉडीगार्ड्स को बुलाया और भागने लगा। बाओ फैमिली के मुखिया के बॉडीगार्ड महंगे दामों पर रखे गए थे, उनमें से 2 तो अर्थ लेवल मार्शल आर्टिस्ट्स भी थे। वे लोग बनू को ढाल बनाकर घेरते हुए, श्रीशक पर कड़ी नजर रखते हुए बेहद सतर्कता से पीछे हटने लगे। उनकी हैरानी की बात यह थी कि श्रीशाक वहीं खड़ा मुस्कुराता रहा, जैसे हमला करने का कोई इरादा ही न हो। क्या हुआ? क्या ये हमारी टोली की आभा से डर गए? इसी शक में डूबे ही थे कि पीछे से अचानक एक चीख सुनाई दी। कई बॉडीगार्ड मुड़े और देखा, बानू जमीन पर गिर चुका था और उसके शरीर से छोटे छोटे कीड़े रेंगते हुए बाहर निकल रहे थे। उफ, ये दृश्य डरावना भी था और घिनौना भी। जिसने देखा चीख उठा, कुछ ने तो आंखें फेर लीं, देखने की हिम्मत ही नहीं हुई। पहले लोग गू मैजिक की ताकत के बारे में सिर्फ सुनते थे, लेकिन बहुतों ने इसे कभी देखा नहीं था। आज उन्होंने अपनी आंखों से देखा, ये किसी बुरे सपने जैसा था। शुरुआत में बानू चीखता रहा, लेकिन जल्द ही आवाज बंद हो गई। जब सबने दोबारा देखा तो वह पूरी तरह हड्डियों के ढेर में बदल चुका था, रेहान से भी ज्यादा भयावह। ये मौजूद सभी लोग दहशत से भर गए। कुछ तो इतने डर गए कि खड़े भी न रह सके और जमीन पर ढेर हो गए। जो किसी तरह खड़े थे वे भी कागज की तरह सफेद पड़ चुके थे, आंखों में सिर्फ खौफ, डर अपनी चरम सीमा पर था। मेरे एक सॉर्सरर का विरोध करने का यही अंजाम होता है। श्रीशाक चौड़ी मुस्कान के साथ बोला। साफ था कि उसे अपने डराने वाले प्रदर्शन का असर बेहद पसंद आया। फिर उसकी नज़र घूमी और दिल्ली की रॉय फैमिली के मुखिया पाशा पर टिक गई। मैं समर्पण करने को तैयार हूँ। जैसे ही पाशा की नज़र श्रीशक की नज़र से टकराई, वह कांप उठा और धम से घुटनों के बल गिर पड़ा। इससे पहले 3 लोगों ने बड़ी बड़ी बातें की थीं, लेकिन अब उनमें से 2 मर चुके थे और उनकी मौतें बेहद दर्दनाक थीं। यह नज़ारा उसे पूरी तरह डरा चुका था। अगर श्रीशक एक और व्यक्ति को मारता तो वह निश्चय ही वही होता, इसलिए उसने अब किसी तरह की इज्जत या प्रतिष्ठा की परवाह नहीं की और लगातार माथा टेकते हुए रहम की भीख मांगने लगा। प्रेसिडेंट, मैं समर्पण करता हूँ, मैं आपके अधीन होने को तैयार हूँ, मैं आपको अपनी वफादारी सौंपता हूँ, मैं अपनी 80% संपत्ति देने को भी तैयार हूँ, बस मेरी कुत्ते जैसी जान बख्श दीजिए। सच तो यह है कि कुछ लोगों के लिए जिंदा रहने के सामने गरिमा नाम की चीज का कोई अस्तित्व नहीं होता। श्रीशाक हंसा। क्या तुम सच कह रहे हो? सच, बिल्कुल सच, 100% सच। टोनी बेहद खुश हो गया। उसकी आंखों में उम्मीद की चमक आ गई, उसे लगा कि उसकी जान बच गई है। ठीक है, अपना मुंह खोलो। श्रीशाक के इतना कहते ही उसने तुरंत आज्ञा मानी और मुंह पूरा खोल दिया। इस समय जब तक सिर नहीं कट रहा था, कोई भी नतीजा उसे मंजूर था। जैसे ही पाशा ने मुंह खोला, एक सफेद रोशनी चमकी। एक कीड़ा, जो रेशम के कीड़े जैसा दिखता था लेकिन उससे कहीं बड़ा था, सामने आया और सीधे उसके मुंह में घुस गया। उफ, उसे अचानक उल्टी सी आने लगी, सिर की खाल में झंझनाहट हुई। वह उल्टना चाहता था, लेकिन कर नहीं पाया। वह कीड़ा देखने में नर्म और चिपचिपा था, लेकिन उसकी रफ्तार बेहद तेज थी। पलक झपकते ही वह उसके पेट में जा घुसा। श्रीशक ने दुष्ट मुस्कान के साथ कहा, याद रखना, तुमने अभी क्या कहा है, मेरे प्यारे को गद्दारी सबसे ज्यादा नफरत है।
अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो वह तुम्हारे अंदरूनी अंगों को खा जाएगा और तुम्हें मौत से भी बदतर हालात में पहुंचा देगा। टोनी ठंडे पसीने से भीग गया और जल्दी से बोला, नहीं, नहीं, मैं जिंदगी भर चेयरमैन से कभी गद्दारी नहीं करूंगा। अच्छा है, मुझे तुम्हारे प्रदर्शन का इंतजार रहेगा। श्रीशाक के इतना कहते ही उसने हाथ हिलाया। दोनों गोल्डन कॉप्सेस तुरंत पीछे हट गए और उसके पीछे खड़े हो गए। जानवी और युवराज हाँफते हुए वहीं खड़े थे। वे अभी अभी हेवनली रैंक के शुरुआती चरण में पहुंचे थे और उनकी ताकत इन दोनों से अब भी कुछ कम थी। श्रीशक ने ताली बजाई और उपहास भरी नज़र से सबको देखा। अब तुम सब मुझे पहचान चुके होगे। मैं श्रीशक, केमन चेंबर ऑफ कॉमर्स का प्रेसिडेंट हूँ। मैंने तुम्हें 3 दिन का समय दिया था, लेकिन लगता है कोई संतुष्ट नहीं था। तो चलो, अभी फैसला कर लेते हैं। इतना समय अब ज़रूरी नहीं है। जो मेरे अधीन होना चाहते हैं वे बाईं ओर खड़े हों, जो नहीं होना चाहते वे दाईं ओर खड़े हों। इतना कहते हुए उसने डरावनी मुस्कान बिखेरी, चमकते सफ़ेद दांत दिखाते हुए। मैं बहुत दयालु इंसान हूँ और मुझे हत्या से नफरत है। उम्मीद है तुम मुझे निराश नहीं करोगे। उसका लहजा बेहद दोस्ताना था, लेकिन वहां मौजूद हर व्यक्ति को उसमें खुली धमकी साफ महसूस हो रही थी। श्रीशक का मतलब बिल्कुल साफ था, या तो बाईं ओर जाकर तुरंत उसके कुत्ते बन जाओ या फिर निश्चित मौत स्वीकार करो। अभी अभी बनू और रेहान की भयावह हालत देखकर बहुत से लोगों ने तुरंत फैसला कर लिया और दौड़कर बाईं ओर पाशा के पास खड़े हो गए। आखिरकार वे सिर्फ व्यापारी थे, पैसा कमाना और ऐश करना ही उनका मकसद था। सिद्धांत और आत्मसम्मान से उनका कोई लेना देना नहीं था। श्रीशक के बोलते ही लोगों ने अपना पक्ष चुन लिया। आधे से ज्यादा लोग पहले ही पाशा के साथ जा खड़े हुए। बाकी आधे लोग अब भी टिके हुए थे। वे जिद में जानवी और युवराज के पीछे खड़े रहे। इनमें से कुछ लोग अड़े हुए थे और किसी दुष्ट सॉर्सरर के आगे झुकना नहीं चाहते थे, जबकि कुछ लोग बस अपना पैसा छोड़ने को तैयार नहीं थे। कारण चाहे जो भी हो, वे अब भी डटे हुए थे और समर्पण नहीं किया था। श्रीशक के चेहरे पर मुस्कान थी, मानो वह पहले से ही इस नतीजे के लिए तैयार हो। उसे ऐसे कुत्ते चाहिए थे जो उसके लिए पैसा कमाएं। सबको मार डालना उसका मकसद नहीं था। उसका रुतबा स्थापित करने का प्रभाव अब काफी हो चुका था। अब स्थिति बिल्कुल साफ थी। जैसे ही सामने खड़े इन 2 लोगों से निपटा जाएगा, बाकी अपने आप झुक जाएंगे। उसकी नज़र फिर से जानवी और युवराज पर पड़ी। मैं दयालु हूँ, इसलिए तुम्हें एक और मौका देता हूँ। उम्मीद है इस बार गलत फैसला नहीं करोगे। युवराज का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। उसने अड़कर कहा, सपने में भी मत सोचो। मैं मर जाना पसंद करूंगा, लेकिन गांव फैमिली की संपत्ति तुम्हें नहीं दूंगा और किसी सॉर्सरर के आगे कभी नहीं झुकूंगा। बुरा नहीं, काफी हिम्मत है। श्रीशक ने दुष्ट मुस्कान दी और फिर जानवी की ओर देखा। मिस ललित, तुम्हारा क्या कहना है? मेरी भी वही सोच है। मैं सॉर्सरर्स के आगे कभी समर्पण नहीं करूंगी, और फिर ये संपत्तियां मेरी नहीं हैं, मैं इन्हें तुम्हें सौंप ही नहीं सकती। जानवी की आवाज शांत थी, लेकिन उसमें अडिग संकल्प झलक रहा था। अगर तुमने याद न दिलाया होता तो मैं भूल ही गया था कि ललित फैमिली के पीछे इंडिया का वह युवक खड़ा है। हमारे बीच अब भी एक हिसाब बाकी है। उसने तब मेरे सीनियर ब्रदर बोनेचे को मार दिया था। वह सच में किस्मत वाला था जो अचानक गायब हो गया। अगर आज वह मुझे मिल गया होता तो मैं उसे कठपुतली पपट बना देता, हमेशा के लिए मेरा गुलाम जिसे कभी पुनर्जन्म भी न मिले। थू, दिवा स्वप्न देखना बंद करो, तब सामने क्यों नहीं आए? युवराज ने थूकते हुए कहा, तुम जैसे तीसरे दर्जे के कचरे को अगर मेरा भाई यहाँ होता तो एक उंगली से कुचल देता। तुम सच में मूर्ख हो, ऐसे समय में मुझे उकसाने की हिम्मत कर रहे हो। श्रीशक अब भी मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक उभर आए। ये सच था, जब उसे पता चला था कि बोनेचे आरव के हाथों मारा गया है, तब उसने सामने आने या अपनी पहचान उजागर करने की हिम्मत तक नहीं की थी। लेकिन जितना वह इस बात को छिपाना चाहता था, उतना ही यह बात सामने आ रही थी। अब युवराज ने उसे सीधे मुंह पर कह दिया था, मानो उसकी छाती पर वार कर दिया हो। क्या तुम अब भी इस उम्मीद में टिके हो कि वह आदमी वापस आएगा? ये ख्याल छोड़ दो, वह वापस नहीं आएगा। और मान लो कि वह आ भी गया, तो क्या आज तुम्हें कोई नहीं बचा सकता?
दिल्ली आने और इंडिया पर नज़र रखने की उसकी हिम्मत पूरी तरह उसके पीछे खड़े उन 3 लोगों की वजह से थी। वे हजारों सालों से सोए हुए एंशंट मॉन्स्टर्स थे, उनकी ताकत अथाह और भयावह थी। उसके हिसाब से भले ही अरब सामने आ जाए, वह भी उसका मुकाबला नहीं कर पाएगा। इसी वजह से वह इतना निडर था। मौजूद सभी लोगों का दिल बैठ गया, आंखों में गहरी निराशा छा गई। शायद सिर्फ वही देवता सा युवक जो कभी यहाँ आया था, उन्हें इस संकट से बचा सकता था, लेकिन वह तो बहुत समय से लापता था। जानवी और युवराज ने एक दूसरे की ओर देखा, दोनों की आंखों में एक ही भाव था, मौत को स्वीकार करने का संकल्प। बिना कुछ बोले दोनों ने अपने इरादे जाहिर कर दिए, वे आखिरी सांस तक लड़ने को तैयार थे। तभी हवा में एक साफ और शांत आवाज गूंजी, तुम बेवकूफ हो, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं वापस नहीं आऊंगा? आवाज बहुत दूर से आई थी, लेकिन वाक्य पूरा होते होते वह सबके सिर के ऊपर गूंज रही थी। सबने ऊपर देखा, आसमान में 7-8 आकृतियां तैर रही थीं। सबसे आगे एक खूबसूरत युवक था, और वह कोई और नहीं बल्कि लंबे समय से लापता आरव था। आरव, इमॉर्टल फिजिशियन। ये आरव को देखते ही वहां मौजूद सभी लोग खुशी से भर उठे। उस पल की भावना को शब्दों में बयान करना मुश्किल था। जिस मौत को सामने देख रहे थे, वहां अब अचानक उम्मीद की किरण नजर आ गई थी। मेरे जितने भी चैनल थे सारे डिमोनेटाइज हैं, और इसी वजह से लाइव स्ट्रीम भी नहीं करा, वो भी डिमोनेटाइज है, वो मोनेटाइज नहीं हुआ। तो अब ऐसे ही एपिसोड इसी पे डालूंगा, रेगुलर एपिसोड या फिर अल्टरनेट एपिसोड्स मैं प्रोवाइड करता रहूँगा। एक नया एपिसोड डेली दूंगा, बाकी के सीरीज़ के एपिसोड दूंगा। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वहाँ पर भी एपिसोड्स कभी कभार दे दूँगा करूँगा।